शुभाशीष आरोह और अभिव्यक्ति और माध्यम से द्वितीय मासिक में आने वाला पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है। उसकी आप लोग व्यवस्थित तैयारी करें। वितान भाग 2 से जूझ पाठ, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसको पहले पाठ ही पढ़ाएंगे सीधा सीधा। यह आनंद यादव द्वारा लिखा हुआ है, मराठी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने इसका अनुवाद किया है। एक ऐसी कहानी है यह जिसमें लेखक पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके दादा उसको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और उसकी पढ़ने की रुचि है। तो इस कम उम्र में कक्षा 5 में पढ़ रहा था। इस कम उम्र में भी उसके मन में पढ़ाई के प्रति इतना लगाव, इतनी रुचि है जिसके लिए वह संघर्ष करता है, जूझता है। तो वही जूझ दिया गया कि उसने पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। तो उसी संघर्ष का घटनाक्रम इस कहानी में दिया गया, इस पाठ में दिया गया। देखें, पाठ को वैसे ही अक्षरशः पहले पढ़ेंगे, इसके बाद ही इसके प्रश्नोत्तर में समझाऊंगा। यही अपना क्रम रहता है। तो पाठ शुरू करते हैं। जूझ, आनंद यादव जी द्वारा लिखा हुआ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा अल्लाह की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाज़ार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात को तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मड़ा मीन्स खेती, मराठी भाषा है। अब मढ़ा के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया।
इसलिए कहता हूँ तो दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर दिया, मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा 5वीं की कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद, तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने भी यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे बात कुछ पूछूँगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। कुछ काम वाम था? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाढ़े का बुलावा दादा के सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीव ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की। बनाई। देसाई के मढ़ा खेत छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता। लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन के बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया
और मुझसे कहा, सवेरे तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रखना। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसा नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया। मैंने झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है का कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, तू घर जा और सवेरे पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेत खेलने में लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर इसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन लगा मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेत पर जाकर सीधे पाठशाला पहुंचना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। मुझे समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था तो मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं को चलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। आगे का पाठ